Assalamu alaikum students, welcome to MD Academy biology course. I am Hayan Khan, your biology instructor, and today we are going to discuss 4.4 learning objective of your PMDC syllabus, जिसमें कहा गया है कि describe the structure, chemical composition and function of chromosomes. एक बहुत ही ज़्यादा important lecture होने वाला है, तो आपने फुल फोकस के साथ इस लेक्चर को सुनना है। और एक बात मैं आपको ये कहूँ कि इस लेक्चर के दौरान मैं जो मुंह से जो बातें कहूँगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए होंगी। जो आपकी मेमोराइजेशन की चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर लिख दी हैं। सही है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको कहूँगा दोज आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सही है, वो आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। अच्छा स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि मेंडल भाई साहब जो थे हमारे साथ, आप लोग इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ोगे कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ माँ बाप की तरफ से कुछ फैक्टर्स बच्चों में जाते हैं और यही फैक्टर्स जो हैं तो फिर डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस बच्चे के ट्रेट्स किस तरह होंगे। यानी उसके हेयर का कलर किस तरह होगा, वो टॉल होगा, ड्वार्फ होगा, उसके स्किन का कलर किस तरह होगा, ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर कॉल्ड ट्रेट्स। और ये डिसाइड कर रहे होते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि अम्मी अब्बू की तरफ से आ रहे होते हैं, और इन फैक्टर्स को मेंडल ने नाम दिया हेरिडिटरी फैक्टर्स का। अब चूंकि उस वक्त हमारे साथ ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई थी, तो ये कुछ लोगों को लगा कि ये इमेजनरी सी बात मेंडल जो है तो वो कर रहा है। बाद में जब जिस तरह एडवांसमेंट होती गई और रिसर्च होता गया, तो हमारे साथ क्रोमोसोम्स डिस्कवर हुए। और ये डिस्कवर किस तरह हुए? वाल्टर फ्लेमिंग एक जर्मन साइंटिस्ट है जिसने पहली बार इसको देखा था सैलमेंडर लार्वा के अंदर। और देखा इस तरह था कि जब उसने सैलमेंडर लार्वा की स्टेनिंग की और जब ये डिवाइड हो रहा था, तो उस वक्त हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर ले लिया था, डार्किश पर्पल कलर। तो माइक्रोस्कोप के नीचे वाल्टर फ्लेमिंग को ये दिख गए। उसने बाकायदा अपनी स्टडीज़ में इनके बारे में लिखा, लेकिन उसने इनको नाम नहीं दिया। नाम जो है तो वो वाल्डेयर भाई साहब थे, इन्होंने इस क्रोमोसोम को नाम दिया और इस ही वजह से इसको नाम पड़ा क्रोमा मीन्स कलर और सोमा मतलब बॉडी। चूंकि ये डार्कली स्टेन्ड बॉडीज उसको नजर आई, तो इसलिए इसने उसको नाम दिया कलर बॉडीज या क्रोमोसोम। बाद में जब एडवांसमेंट होती गई और क्रोमोसोम के ऊपर रिसर्च होती गई, तो साइंटिस्ट को यह पता चला कि मेंडल जो हेरिडिटरी फैक्टर्स बता रहा था वो असल में डीएनए का एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं जीन, और वो हमारे साथ इन क्रोमोसोम्स के ऊपर है। तो क्रोमोसोम्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इनको हम डिफाइन करेंगे बियरर्स एंड कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये जो आपको जीन्स नजर आ रहे होते हैं जो कि मेंडेल के हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या हुआ? इट इज द बेयरर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जीन्स का बेयरर है। और जीन्स अलग अलग तो हमारे साथ नहीं आ रहे होते, हमारे साथ क्रोमोसोम्स अम्मी अब्बू की तरफ से आ रहे होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर व्हाट? दीज आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ओके, शेप इनकी किस तरह है? आपको दिखेंगे कॉम्पैक्ट कॉइल्स ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बाकायदा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और वो कॉइल हुआ हुआ है बहुत ही ज्यादा बार। सही, इसके स्ट्रक्चर में हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन है कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स एंड इंडिविजुअल। सही है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे साथ क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ों के अंदर मौजूद होंगे। एक जोड़ा आपकी जोड़े का एक क्रोमोसोम आपकी अम्मी की तरफ से आएगा और एक क्रोमोसोम जो है तो वो आपके अब्बू की तरफ से आएगा। तो पेयर कंसिस्ट ऑफ वन क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर दैट आर सिमिलर इन साइज, शेप एंड जीन सीक्वेंस कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स एक अम्मी की तरफ से आया और एक अब्बू की तरफ से आया और इनको हम कहते हैं कि ये पेयर है, दीज आर एक्चुअली सिमिलर क्रोमोसोम्स। सिमिलर इन अ सेंस ये कि अगर आपकी अम्मी के क्रोमोसोम के ऊपर हेयर का जीन है, स्किन का जीन है और टालनेस का जीन है, तो सेम आपके अब्बू के उसी क्रोमोसोम के ऊपर स्किन का भी जीन होगा, हेयर का भी जीन होगा, टॉलनेस का भी जीन होगा, उस ही सेम प्लेस के अंदर। सही है, तो दीज आर व्हाट? सिमिलर क्रोमोसोम्स। और फिर हमने कहा है ना कि इनहेरिटेंस में आप लोग पढ़ेंगे इन दोनों के दरमियान जो है तो मुकाबला होगा, लड़ाई होगी, फिर जो डोमिनेंट होगा उसका ट्रेड जो है तो आपको बच्चे के अंदर नजर आएगा। सही है, तो जीन लोकेशन वाइज
और जीन टाइप वाइज, स्ट्रक्चर वाइज ये चीजें क्या होती हैं, साइज वाइज सिमिलर होती हैं। सिर्फ एक डिफरेंस इनमें ये हो सकती है कि एक में एक ट्रेट एक किस्म का हो, यानी आपके अम्मी का जो क्रोमोसोम आया आपके पास, हो सकता है उसमें हेयर का कलर जो है तो वो गोल्डन हो, सही है। लेकिन जो आपके अब्बू की तरफ से जो वही क्रोमोसोम आया है उसमें हेयर का कलर शायद ब्लैक हो। तो ये डिफरेंस हो सकती है। बाकायदा ये दोनों क्रोमोसोम्स आपको सिमिलर नजर आएंगे और सारी चीजों के अंदर। तो इन सिमिलर क्रोमोसोम्स को हमने एक पेयर में रखा, हमने कहा कि ये इस दूसरे का जोड़ा है, और इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड द पेयर इज कॉल्ड इज होमोलोगस पेयर। सही है, ये चीज हो गई। अच्छा, हमें होमोलोगस पेयर की भी समझ आ गई, हमें जो है तो होमोलोगस क्रोमोसोम की भी समझ आ गई। सर व्हाट इज अ सेट? सेट बच्चों हम कहते हैं कंप्लीट कलेक्शन ऑफ यूनिक क्रोमोसोम्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका यह मतलब हुआ, मैंने आपको कहा कि ह्यूमन बीइंग में एक क्रोमोसोम जो है तो आपके अब्बू की तरफ से आया और एक क्रोमोसोम जो है तो आपकी अम्मी की तरफ से आया। अब ये दोनों क्रोमोसोम जो है तो सिमिलर हैं, तो हम सिमिलर क्रोमोसोम्स को कंसिडर नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि अगर हम एक कलेक्शन बनाएं तमाम यूनिक क्रोमोसोम्स की और उनकी वो दूसरी कॉपी इसमें इंक्लूड ना करें, तो क्या होगा? वही क्रोमोसोम जो आपके अम्मी की तरफ से आए हैं उनका एक सेट ले लो, और तमाम क्रोमोसोम जो आपके अब्बू की तरफ से आए उनका एक सेट ले लो। ये दो क्या है? दिस इज कॉल्ड अ सेट। ये एक कलेक्शन है यूनिक क्रोमोसोम्स की। तो हम अगर मिसाल दें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे साथ 46 क्रोमोसोम्स हैं। 23 आपके अम्मी की तरफ से आ रहे हैं और 23 जो है तो आपके अब्बू की तरफ से आ रहे हैं। तो व्हाट आर दीज? आपके अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। सही। डिप्लॉयड सेल्स हम कहते ही इसी को हैं कंटेनिंग टू सेट्स, यानी ह्यूमंस में हमारे साथ 46 हैं, 2n हम जो है तो सेट के लिए n का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ओके। पॉलीप्लॉयड मल्टीपल सेट्स। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो से ज्यादा सेट्स हों, इसमें हमारे साथ टेट्राप्लॉयडी हो सकती है 4 सेट्स, हेक्साप्लॉयड हो सकता है 6 सेट्स, ऑक्टाप्लॉयड हो सकता है 8 सेट्स, तो उनको फिर हम कहते हैं पॉलीप्लॉयड। मसलन जो आपके पास गंदम है तो उसमें 42 क्रोमोसोम्स हैं एंड दे आर व्हाट 6 सेट्स हैं उसके अंदर। सही है। अगर तो आप जो है तो यूनिक यूनिक क्रोमोसोम्स के सेट बनाओगे तो आपके पास 6 सेट बनेंगे। मोनोप्लॉयड हम कहते हैं सिंगल सेट को, यानी आपके पास ह्यूमन बींग्स के अंदर दो सेट हैं। सही है। अगर हम एक सेट एक सेल के अंदर ले आए तो उस सेल को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मोनोप्लॉयड सेल। सही है। हैप्लॉयड हम कहते हैं कि आपके पास बॉडी के जो सेल्स हैं उनके क्रोमोसोम का नंबर अगर आप ले लो और उसको एग्जैक्टली हाफ कर दो तो वो जो है तो आपके पास हैप्लॉयड कहलाता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली हाफ देन द सोमैटिक नंबर। तो गेमीट्स जो होते हैं हमारे साथ उनमें आपके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नजर आएंगे सोमैटिक सेल के, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है ना तो दो गेमीट्स आपस में फ्यूज हो रहे होते हैं। सही है। तो इसमें भी हाफ इसमें भी हाफ, दोनों जब फ्यूज हो गए तो आपके पास मुकम्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस आ गया। सही। एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है और वो ये है कि मोनोप्लॉयड और हैप्लॉयड को आप लोगों ने एक चीज कंसिडर नहीं करना। मोनोप्लॉयड कहते हैं एक सेट को, हैप्लॉयड कहते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द सोमैटिक सेल्स। तो अगर ह्यूमन गेमीट्स हम ले तो उसमें आपका जो मोनोप्लॉयड है उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही सेट हैं। सही है। और जो आप लोगों के पास जो हैप्लॉयड सेल है उसमें भी आपके पास 23 ही क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि 23 उसका हाफ भी है। सही है। लेकिन अगर हम गंदम को ले लें तो गंदम में हमारे साथ 42 क्रोमोसोम्स हैं और 6 सेट्स हैं, तो 42 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप करोगे तो गंदम के अंदर आपके पास 7 क्रोमोसोम्स मोनोप्लॉयड कहलाएगा। सही है। यानी अगर एक सेल के अंदर एक सेट है तो एक सेट उसका क्या है? 7 क्रोमोसोम्स। सिंपल 42 को आपने 6 के ऊपर डिवाइड किया, एक सेट आपके पास आ गया, दैट इज 7 क्रोमोसोम्स। और अगर हम हैप्लॉयड की बात है तो 42 को आप हाफ करें, दैट इज 21। तो 21 कितने सेट्स बनते हैं? 3 सेट्स। 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। तो इस चीज के अंदर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मोनोप्लॉयड एक सेट, हैप्लॉयड हाफ द नंबर ऑफ सोमैटिक। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स
हमारे साथ एक किस्म होती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एक किस्म होती है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम आपकी बॉडी में जितने भी ट्रेट्स हैं वो तमाम के तमाम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो है तो वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट योर जेंडर। जेंडर को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? जेंडर को हमारे साथ सेक्स क्रोमोसोम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है तो दे आर सिमिलर इन बोथ द पेरेंट्स। सही है, ह्यूमंस हैव 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ये हमारे साथ सिमिलर होते हैं, ये चीज बात की जा रही है, होमोलोगस होते हैं एक दूसरे के। ओके, दे आर सिमिलर इन साइज, शेप एंड जीन सीक्वेंस। 22 अगर आपके अम्मी की तरफ से आ रहे हैं, 22 अगर आपके अबू की तरफ से हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर सोमैटिक, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और जो सेक्स क्रोमोसोम्स है दे आर डिफरेंट इन बोथ द पेरेंट्स। ओके, बॉयज अगर होंगे तो उसके अंदर एक्स वाई होगा, और अगर फीमेल है तो उसके अंदर एक्स एक्स होगा। तो व्हाट आर दीज आर एक्चुअली सेक्स क्रोमोसोम। एक एक्स है और एक हमारे साथ वाई है। ओके, ये हमारे साथ जेंडर को डिसाइड कर रहे होते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अ गिवन स्पीशी। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है तो ये उसकी अपनी एक खसूसियत है। सही है, इस तरह अगर आप दूसरे ऑर्गेनिज्म को लोगे तो उसकी अपनी खसूसियत है, उसका नंबर। सही है, और ये नंबर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। इसमें अगर एक क्रोमोसोम भी आप बढ़ गया या एक क्रोमोसोम भी कम हो गया तो दैट इज एन एबनॉर्मेलिटी। ओके, आप लोगों ने डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा, दैट इज जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। उसमें एक क्रोमोसोम जो है तो ह्यूमंस का ज्यादा हो जाता है, 46 की बजाय 47 हो जाते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं। पेंसिलियम के अंदर 2 क्रोमोसोम्स है, 1 पेयर है। मस्कीटो के अंदर 6 क्रोमोसोम है, 3 पेयर्स बन गए। ड्रोसोफिला के अंदर 8 हैं, 4 पेयर्स। गार्डन पी के अंदर 14 हैं, 7 पेयर्स। फ्रो के अंदर 26 हैं, 13 पेयर्स बनते हैं। ह्यूमन के अंदर 46 हैं, 23 पेयर्स। वीट के अंदर 42 हैं, 21 पेयर्स। शुगर केन एंड पिजन के अंदर 80 क्रोमोसोम्स हैं और वो 40 पेयर्स बनाते हैं। फंस के अंदर हमारे साथ, फंस प्लांट है, ओके, दिस इज ए प्लांट, और इसके अंदर 1000 तक जाते हैं क्रोमोसोम्स और 500 से भी ज़्यादा पेयर्स होते हैं। ओके, इसके बाद आप लोगों की बुक में एक दूसरा वर्ड लिखा गया है और दैट इज कैरियोटाइप, पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेस। सही है, इसकी तो हमें समझ नहीं आई, ये पढ़ते हैं। A karyotype is created by taking a photograph of the chromosomes, usually during a stage of cell division called metaphase, when they are most visible, and then arranging them in a specific order. एक ऑर्गेनिज्म आपने लिया, उसके बॉडी के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उन सब का आपने एक फोटोग्राफ लिया। सही है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, और उनको फिर आपने जो है तो अरेंज किया कर दिया। तो ये जो पूरा सिस्टम आपने बनाया है, ये जो पूरी अरेंजमेंट आपने बनाई है, या ये जो पूरा फोटोग्राफ आपने बनाया है, इसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज एक्चुअली ह्यूमन कैरियोटाइप। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ, और ये जो है तो ये वो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। ओके, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम आपकी अम्मी की तरफ से, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम आपके अब्बू की तरफ से। क्रोमोसोम नंबर 3 के भी 2 पेयर्स हैं, एक अम्मी की तरफ से एक अब्बू की तरफ से। इस तरह 4 के भी। यहाँ पर अब आप देख लेना, ये सारे जो हैं तो सिमिलर हैं, बट ये जो सेक्स क्रोमोसोम है दीज टू, ये जो है तो डिफरेंट है। दिस इज एक्स एक्स कॉम्बिनेशन, ये अब सिमिलर है, लेकिन ये जो वाई आप देख रहे हैं ये आपका छोटा होगा और ये जो एक्स है ये आपका बड़ा होगा। तो मैंने आपको कहा सेक्स क्रोमोसोम जो है तो दोनों पेरेंट्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, जबकि ऑटोसोमल क्रोमोसोम दोनों पेरेंट्स के अंदर सेम होते हैं। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की तरफ। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि chromosomes appears in the nucleus only during cell division, and during interphase it becomes uncoiled and look like a very fine network called chromatin network. देखो, इंटरफेज के अंदर क्रोमोसोम आपको नजर आएगा फाइन नेटवर्क कॉल्ड एज क्रोमेटिन नेटवर्क। एक धागा है और वो जो है उसका एक नेटवर्क बना हुआ है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। सही है, लेकिन
सेल डिवीजन के वक्त यही धागा जो है तो मजीद कॉइल होके आपके पास एक डेफिनेट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा। सही है। अब इसकी वजह क्या है, इसका फायदा हमें क्या हुआ, मैं आपको मिसाल देता हूं। ये जो है तो ये मेरे फोन के चार्जर की तार है। सही है। अब ये जो है तो अनकॉइल्ड है। सही है, तार है, अनकॉइल्ड है। इस वक्त मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं अपने फोन में इसको प्लग इन कर सकता हूं, मेरा फोन जो है तो वह चार्ज होगा। लेकिन अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता तो क्या मैं इसको इस तरह कैरी करूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा कि मैं इसको कॉइल करूंगा। अब कॉइल करते वक्त क्या हुआ, इसका साइज कॉम्पैक्ट हुआ और इसको जो है तो मैं अपने पॉकेट में या जो है तो अपने बैग में आसानी के साथ रख सकता हूं और इसको जो है तो मैं आसानी के साथ कैरी कर सकता हूं। यही सेम फिनोमिना हमारे साथ सेल के अंदर हो रहा होता है कि क्रोमेटिन जो है इंटरफेस के दौरान, इंटरफेस सेल साइकिल की एक स्टेज है जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। सही है। और माइटोसिस सेल साइकिल की वो स्टेज है जिसके अंदर सेल जो है तो वो डिवाइड कर रहा होता है। इंटरफेस के अंदर G1 फेज जिसमें सेल ग्रो कर रहा होता है, S फेज इसके अंदर डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है, इस फेज के अंदर डीएनए जो है तो वो डुप्लीकेट हो रहा होता है। सही है, डीएनए डुप्लीकेशन। और G2 में उसके मोर ग्रोथ हो जाती है, दिस इज द G2, दिस इज द S फेज, यहाँ पर जो है तो डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाती है। दिस इज G1 फेज, इसके अंदर भी ग्रोथ हो रही होती है। और यहाँ पर ये जो आपको शॉर्ट नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली सेल डिवीजन। ओके, तो बात मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे इंटरफेज में आपको डीएनए इस हालत में नजर आएगा, जो आपका क्रोमोसोम है सॉरी, वो इस हालत के अंदर आपको नजर आएगा और उसको हम कहेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क। और इसकी वजह यह है कि इस फेज के अंदर डीएनए की रिप्लिकेशन हो रही होती है और सेल को इस क्रोमेटिन की ज़रूरत है। तो मैंने आपको कहा ना, जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो ये मुझे अनकॉइल्ड हालत में चाहिए ताकि मैं इससे अपना मोबाइल चार्ज कर सकूं। लेकिन जब इसकी जो है तो सेल डिवाइड कर रहा हो और इस क्रोमोसोम को जो है तो डॉटर जो सेल्स हैं उनके अंदर हमने इसको अब डिवाइड करना है, तो अब इसके क्या होगी, इसको सेल जो है तो कैरी कर रहा है। सही है, ले जा रहा है। तो ले जाने के लिए इसका हम क्या बनाएंगे, एक कॉम्पैक्ट शक्ल बनाएंगे। इस शक्ल को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम अपीयर्स इन द न्यूक्लियस ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आई होप कि जो चार्जर की मिसाल है ये आपसे कभी भी नहीं भूलें। सही है। और यहाँ पर मैंने नोट भी लिख दिया, सेल साइकिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो डोंट मेमोराइज। इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए आप लोगों को सेल साइकिल का मैंने बताया। सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम आपको किस तरीके का नजर आएगा। यहां पर आप लोगों के लिए मैंने दो क्रोमोसोम्स जो हैं तो यहां पर बनाए हैं, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। ये आपको ज़रा एक्स शेप में नज़र आ रहा है और ये जो है तो आपको ज़रा आई शेप में नज़र आ रहा है। इनमें से क्रोमोसोम कौन सा है? वेल, ये दोनों जो हैं तो ये दोनों आपके क्रोमोसोम्स हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि इट इज अ मोनेड एंड इट इज एन अनडुप्लीकेटेड स्टेज एंड इट इज अ डाइएड, इट इज अ डुप्लीकेटेड स्टेज। यहां पर मैंने आप लोगों को कहा कि इस फेज के अंदर डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है, डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाती है। इस क्रोमोसोम के अंदर आपके पास डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो नहीं हुई है और इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है। सही है। तो दिस इज अ मोनेड अनडुप्लीकेटेड स्टेज एंड दिस इज अ डाइएड डुप्लीकेटेड स्टेज। सही है। स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम हम पढ़ते हैं, हमारे साथ सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोमेटिड्स को, स्ट्रैंड्स। ये जो यहां से लेकर यहां तक आपको ये जो चीज नजर आ रही है इसको हम कहते हैं क्या, ये दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। अब मोनेड के अंदर ये मोनेड के अंदर वन स्ट्रैंड होगा, ये आपको नजर भी आ रहा है, मोनेड के अंदर एक स्ट्रैंड है, जबकि डायड के अंदर यहां से लेकर ये आपका हुआ एक स्ट्रैंड और ये जो है तो आपका हुआ दूसरा स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड असल में है क्या चीज, मैंने आप लोगों को कहा ना, मोनेड के अंदर एक स्ट्रैंड है क्योंकि उसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हुई है।
तो क्रोमेटिड इज मेड अप ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल टाइटली कॉइल्ड अलोंग विथ प्रोटीन्स। ये जो आपको एक क्रोमेटिड नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली वन डीएनए मॉलिक्यूल, और ये डीएनए मॉलिक्यूल इज टाइटली कॉइल्ड अलोंग विथ प्रोटीन्स। तो मोनेट के अंदर आपको एक डीएनए मॉलिक्यूल नजर आएगा, और जो डाइएड है, जो डुप्लीकेटेड स्टेज है, उसके अंदर आपको दो डीएनए मिलेंगे। और इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है। यूएचएस में एमसीक्यू था कि अ मैच्योर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, तो उसका जवाब था 2। सही है। जो अनडुप्लीकेटेड है उसके अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल है, जो डुप्लीकेटेड है उसके अंदर दो डीएनए मॉलिक्यूल हैं, और ये दोनों जो हैं तो एक क्रोमोसोम है। ओके, क्रोमोसोम को कि हम काउंटिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्ड, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके बेस के ऊपर हम इसकी काउंटिंग कर रहे होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर क्या चीज है? क्रोमोसोम नेरोज डाउन इन वन रीजन अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ पॉइंट ऑफ यूनियन कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमेयर। यहां पर आप लोग अगर गौर करोगे तो ये क्रोमोसोम जो है तो नेरो डाउन हुआ है, और इस रीजन के ऊपर ये दो क्रोमेटिड्स जो हैं तो ये आपस में अटैच्ड हैं। इस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और ये जो दो क्रोमेटिड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स, सही है। ये जो दो क्रोमेटिड्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसमें भी एक डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल्ड है, और इसमें भी एक डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल्ड है, और ये डीएनए इस ही की कॉपी है। सही है, असल में इस तरह होता है, फिर जो है तो ये चीज बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और दी सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर की बेस पे हमारे साथ क्रोमोसोम की कुछ टाइप्स हैं ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। इसमें हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर से समझाना चाहूँगा। मेटासेंट्रिक जो सेंट्रोमेयर हमारे साथ जो है कि यहाँ पर हो लोकेटेड इन द मिडल, सही है, क्रिएटिंग टू आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ, और इसको हम कहते हैं वी शेप्ड। ये आपको नजर आ रहे हैं ना, वी शेप्ड क्रोमोसोम होता है, और जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर में होता है। सब मेटासेंट्रिक हम कहते हैं इज लोकेटली स्लाइटली ऑफ सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा जो है तो वो नीचे होगा, तो उसको हम सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। और ये क्या होता है? एल शेप्ड। एक इसमें हमारे साथ शॉर्ट आर्म होते हैं जिसको हम पी कहते हैं, और एक हमारे साथ लॉन्ग आर्म होते हैं जिसको हम क्यू कहते हैं। दिस इज पी आर्म एंड दिस इज क्यू आर्म। ओके, acrocentric centromere is located very close to the one end resulting in one short centromere is located near to the end। सही है, ये सेंट्रोमेयर है, नियर टू द एंड है, इसको जे शेप्ड आपको ये नजर आएगा। सही है, ये है हमारे पास टीलोसेंट्रिक जो सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट द वेरी टिप। सही है, जो सेंट्रोमेयर है ये बिल्कुल टिप के ऊपर आपको मौजूद है, एंड ऑफ द क्रोमोसोम, एंड इट इज आई शेप्ड और रॉड शेप। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, आसान है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो टाइप्स हमने पढ़ ली हैं, अब हम जाते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन्स की तरफ। यहां पर अगर मैं इसको मिटा दूं, बच्चों आपने यहां पर गौर किया होगा, यहां पर सेंट्रोमेयर के एक साइड के ऊपर और दूसरी साइड के ऊपर आपको डिस्क शेप्ड प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन्स। बोथ साइड ऑफ सेंट्रोमेयर आर कवर्ड बाय अ डिस्क शेप प्रोटीन नोन एज द काइनेटोकोर प्रोटीन्स, एंड ये क्या करते हैं? प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हो रही होती है ना, तो एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है तो इसके साथ अटैच हो जाता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है तो इसके साथ अटैच होता है, और ये क्रोमोसोम जो है तो इसको आधा एक ले जाता है, आधा दूसरा लेके चला जाता है। तो फिर आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर बन जाती है क्रोमोसोम की। ओके, ये एक डॉटर के सेल के पास चला जाता है, और इसी का जो दूसरी कॉपी है वो दूसरा डॉटर सेल के पास चली जाती है। कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर आपको एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी नजर आएगी। ये आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर। हर क्रोमोसोम के अंदर आपको ये नहीं नजर आएगी, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर।
न्यूक्लियोलस का जब मैं आपको पढ़ा रहा था न्यूक्लियस के अंदर, तो मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर एक रीजन है क्रोमेटिन के ऊपर या क्रोमोसोम के ऊपर, जिसके इर्द गिर्द हमारे साथ न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन होती है। सही है। तो ये वो जगह है जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था। और ये इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस में ये जो है तो आपका हेल्प करता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन सम क्रोमोसोम्स। ओके, हर क्रोमोसोम के अंदर आपको ये नहीं पड़ा रहेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सैटेलाइट को। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद आपको एक बाल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, नो ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। नो ब्लैक स्ट्रक्चर आफ्टर द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड इट कंटेन जंक डीएनए। एक यूजलेस सीक्वेंस होगा डीएनए का इसके अंदर, जिसकी हमें जो है तो जरूरत नहीं है, और इसको हम कहते हैं जंक डीएनए। ओके, आर्म सेंट्रोमेयर जो है तो वो क्रोमेटिड को दो आर्म्स के अंदर जो है तो वो डिवाइड कर देता है। तो मोनेड के अंदर आपके पास दो आर्म होंगे, एक ये और एक ये, और जो डायड है उसके अंदर आपको चार आर्म्स नजर आएंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ओके, टीलोमेयर की बात करें, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है एंड के ऊपर, सही है, ये इस साइड पर भी है और ये इस साइड पर भी है। द टर्मिनल एंड इज कॉल्ड एज व्हाट इज कॉल्ड टीलोमेयर। It prevents the two chromosomes to attach with each other from their end. बात ऐसी है कि लेट्स से ये क्रोमोसोम की हमारे साथ नीचे जो है तो कॉइलिंग हुई है, सही है, क्रोमोसोम की हमारे साथ कॉइलिंग हुई है, लेकिन जो डीएनए है उसका ये एंड है हमारे साथ, सही है, और ये एंड जो है तो हमारे साथ खुला हुआ है। अब इस एंड के ऊपर हमारे साथ दूसरा स्ट्रक्चर जो है तो वो अटैच हो सकता है। अब यहाँ पर मैं अपना चार्जर भी कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकता हूँ, दूसरा स्ट्रक्चर इसके साथ अटैच हो सकता है। तो खदशा ये है कि क्या हो अगर दूसरा इस तरह का क्रोमोसोम इसके साथ अटैच हो जाए, तो फिर तो बंदे का जीनोम खराब हो गया। तो इस वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है। केप लाइक स्ट्रक्चर किस चीज का? डीएनए का एक खास सीक्वेंस है जो कि इसको बंद कर देता है, इसको कवर कर देता है। जो ये साइट है ना, जो अनस्टेबल साइट है, जो दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो सकती है, तो इसको बंद कर देता है। यही हमारे साथ, इसी को हम कहते हैं टीलोमेयर। सही है, इसी सीक्वेंस को हम टीलोमेयर कहते हैं। सही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज द केमिकल कंपोजिशन। केमिकली कंपोज्ड ऑफ 40% ऑफ डीएनए एंड 60% ऑफ प्रोटीन्स। आपका क्रोमोसोम और कुछ भी नहीं है, 40% इसके अंदर डीएनए है, और वही डीएनए जो है तो प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जो है तो वो कॉइल हुआ है। किस तरह कॉइल हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। सही, 60% इसके अंदर प्रोटीन्स है एंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए। आरएनए की भी काफ़ी मिकदार है, वो इसलिए क्योंकि ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम, वो इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम्स असल में आपके पास आरएनए सिंथेसिस के साइट्स हैं। सही है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर जो है तो वो जाके प्रोटीन्स बनेंगे। ये इंफॉर्मेशन है कि एन एवरेज साइज ह्यूमन क्रोमोसोम को अगर हम उठा लें और उसका तमाम का तमाम डीएनए अगर हम निकाल लें और उसको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हम रख दें, तो वो कितना फासला कवर करेगा? 5 सेंटीमीटर का फासला कवर करेगा, और वो कंसिस्ट करता है 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर एक्चुअली द यूनिट्स ऑफ डीएनए। ओके, ये हम चैप्टर नंबर 2 में जब डीएनए को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द यूनिट्स ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स ही से डीएनए हमारे साथ बना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए है, ये हमारे सेल में इतनी कम जगह में किस तरह एकोमोडेट हुआ है? मैंने आप लोगों को कॉइलिंग की मिसाल दी ना चार्जर से। अब हम उसी कॉइलिंग को पढ़ते हैं कि ये कॉइलिंग किस तरह हुई है। तो इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम किन किन लेवल्स के थ्रू जो है तो वो ऑर्गेनाइज होता है। सबसे पहले हमारे साथ डीएनए होता है। एस फेज के अंदर अब आपके पास डीएनए बिल्कुल खुला होता है। सही है, एस फेज के अंदर चूंकि इस डीएनए की रिप्लिकेशन हो रही होती है, तो एस फेज के अंदर ये डीएनए प्रोटीन से बिल्कुल हट के होता है। एस फेज के बाद जब डीएनए की रिप्लिकेशन हो जाती है तो अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स coils twice around a histone core made of 8 histone proteins. सही, 2 of each, H2A, H2B, H3, H4, called nucleosome. सही है,
लिंकर डीएनए स्पेसर डीएनए इज एसोसिएटेड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन कॉल्ड H1। ये मैं आपको इस चीज के थ्रू समझाना चाहता हूं। ये मार्कर्स हैं, सही है, ये मार्कर, और कंसिडर करें कि ये मार्कर हमारे साथ प्रोटीन्स हैं, सही है, ये एक प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा प्रोटीन, चौथा प्रोटीन, सही है। और इन मार्कर्स के जो ये कैप्स हैं ये भी प्रोटीन्स हैं, ये 1 2 3 4, सही है, ये एक प्रोटीन, ये दूसरा प्रोटीन, ओके। हमारे साथ 4 प्रोटीन्स मिलकर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 कौन कौन से प्रोटीन? H2A, H2B, H3 एंड H4, सही। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, H2A, H2B, H3, H4। एक H2A यहां पर लगता है, एक H2A यहां पर होता है, एक H2B यहां पर होता है, एक H2B जो है तो इस साइड के ऊपर होता है, एक H3 यहां पर होगा, एक H3 यहां पर होगा, एक H4 यहां पर हुआ, एक H4 यहां पर हुआ। ठीक कहते हैं प्रोटीन्स जो है हमारे साथ 8 प्रोटीन्स हैं, ओके। दीज आर 8 प्रोटीन्स, 8 प्रोटीन्स का एक ऑक्टेमर बनाया है, सही है। और हमारे साथ जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो हमारे साथ 2 बार इससे, ये एक और ये दूसरी बार, 2 बार इसके अराउंड हमारे साथ कॉइल हो जाएगा, सही है। सो व्हाट इज दिस? इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम, ओके, न्यूक्लियोसोम। और ये जो कॉइलिंग हुई है ना, तो इसके अंदर कितने हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड्स बंद हो गए हैं? 200 न्यूक्लियोटाइड्स, ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए इसके अंदर बंद हो गए हैं, सही है। एक बार आपने कॉइल किया, दूसरी बार आपने कॉइल किया, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसी तरह हम अगर मैं इसको टेप के साथ बंद कर दूं, सही है, मैं इसको टेप के साथ बंद कर देता हूं ताकि मैं आपको एक दूसरा भी न्यूक्लियोसोम बना के दे दूं। अब ये आपके पास एक दूसरा ऑक्टेमर है और यही डीएनए जो है तो इसके भी इर्द गिर्द 2 बार, ये एक बार और ये जो है तो दूसरी बार, इसके इर्द गिर्द क्या हुआ है? इसके इर्द गिर्द हमारे साथ 2 बार जो है तो इसकी कॉइलिंग हो गई है। ये दूसरा हमारे साथ क्या बन रहा है? न्यूक्लियोसोम। और इसको अगर मैं बंद कर दूं ताकि ये खुले ना, दिस इज 1 न्यूक्लियोसोम, दिस इज सेकंड न्यूक्लियोसोम, और इसके बीच में जो डीएनए है इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए, सही है। ये दिस वन इज लिंकर डीएनए, और इसके साथ एक दूसरा प्रोटीन हमारे साथ अटैच होता है, और इस प्रोटीन को, ये जो लिंकर डीएनए के साथ अटैच है, इसको हम कहते हैं H1। तो H2A, H2B, H3, H4, H1 यहां पर है, सही है। तो ये क्या स्ट्रक्चर बना हमारे साथ? A chain of beads like appearance known as a nucleosome string, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। और ये हमारे साथ कितना है? 10 नैनोमीटर। डीएनए हमारे साथ 2 नैनोमीटर का था, लेकिन ये न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रिंग बना हमारे साथ, ये हमारे साथ 10 नैनोमीटर का हो गया है, सही है। इसकी जो थिकनेस है वो हमारे साथ बढ़ गई है, सही है। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे साथ बना जिसको हमने कहा न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि सर यहां पर तो आपने इसको टेप के साथ चिपकाया है, लेकिन ये डीएनए और ये प्रोटीन्स आपस में इतने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते किस तरह है? तो उसकी रीजन ये है कि डीएनए इज एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप्स। डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। एंड हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये जो हिस्टोन्स हैं, दीज आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन एंड लाइसिन। इसके अंदर आर्जिनिन है और लाइसिन है। इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है, सुपर इंपॉर्टेंट, सही है। आर्जिनिन और लाइसिन कौन कौन से हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं? इसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन। बेसिक अमाइनो एसिड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई दे हैव हाई एफिनिटी फॉर ईच अदर। तो ये डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में इसलिए इनके ऊपर हाई एफिनिटी है बिकॉज एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब इसकी हमारे साथ, ये तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बन गया, अब इसकी हमारे साथ फर्दर कॉइलिंग होती है इस तरह, ये एक दूसरे के इर्द करीब आ जाते हैं, सही है।
और यहाँ पर तीसरा न्यूक्लियोसोम, यहाँ पर चौथा न्यूक्लियोसोम, यहाँ पर पांचवा न्यूक्लियोसोम, और हमारे साथ एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये देखो, ये जो कॉइल नजर आ रहा है, यहां पर एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा, पांचवा, छठा, सही है, सातवां, आठवां, नौवां। तो ये तमाम एक इनकी मजीद कॉइलिंग हो जाती है और इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, जो कि है 30 नैनोमीटर का। तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग जो कि 10 नैनोमीटर का था, वो उसकी मजीद कॉइलिंग हो जाती है एंड बन जाता है 30 नैनोमीटर का ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज। सेल साइकिल के अंदर मैंने आपको दिखाया था, द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन दिस फॉर्म। इसके ऊपर जो है तो हमारे साथ दो किस्म के रीजन होते हैं। एक वो रीजन जिसके अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है तो टाइटली पैक्ड होता है, सही है, टाइटली हाईली कंडेंस्ड कॉइल होता है, और ये तमाम उम्र जो है तो इस ही तरह टाइटली कॉइल्ड रहता है। इसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और एक हमारे साथ वो रीजन होता है जो कि जरा अनटाइटली कॉइल्ड होता है और जो कि जरा नॉन कंडेंस्ड होता है। इसको हम कहते हैं क्या चीज, इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। मैं जो आपको चार्जर की मिसाल दे रहा था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मैं इस चार्जर को इस्तेमाल करूंगा तो मैं इसको अनकॉइल करूंगा। तो यूक्रोमेटिन वो है जो कि इस्तेमाल के लिए अनकॉइल हो जाता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है तो वो हमारे साथ तमाम उम्र जो है तो इसी तरह कॉइल्ड रहता है और वो इस्तेमाल भी नहीं होता। इट इज़ नेवर एक्सप्रेस्ड, उसके जीन्स कभी एक्सप्रेस नहीं होते, उसके जीन्स से जो है तो हमारे साथ प्रोटीन्स नहीं बनते। जबकि यूक्रोमेटिन के जीन्स जो हैं तो वो एक्सप्रेस होते हैं, उनसे आरएनए बनता है, उनसे जो है तो प्रोटीन्स भी बनते हैं, सही है। और व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग, द यूक्रोमेटिन इज ऑल्सो कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड। अब जब सेल ने डिवाइड होना है तो वही यूक्रोमेटिन जो था, जो हमारे साथ अनकॉइल्ड हालत में था, वो उसकी भी आप कॉइलिंग हो जाएगी। और उसकी कॉइलिंग यहां पर अब जो है तो हम मूव ऑन कर रहे हैं इनटू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, अब हम सेल डिवीजन के अंदर पढ़ें तो सेल डिवीजन के अंदर एक सुपर कॉइल बन जाता है 300 नैनोमीटर्स का। व्हेन द सेल डिवीजन बिगिंस, क्रोमेटिन फाइबर गिव राइज टू अ सुपर कॉइल। अब ये तो हमारे साथ है क्रोमेटिन फाइबर, सही। अब इससे सुपर कॉइल किस तरह बनता है? इसी क्रोमेटिन फाइबर को अगर मैं जो है तो मजीद घुमाऊं, सही है, इसको मैं जो है तो मजीद कॉइल कर रहा हूं, सही है। अच्छा, ये देखो, ये मजीद कॉइल हुआ कि नहीं? अब इसको अगर मैं और मजीद जो है तो कॉइल करूं, ये देखो, अब इसको मैं और मजीद कॉइल करूं, इसको मैं जितना कॉइल करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, इससे एक सुपर कॉइल बनेगा। और उसी सुपर कॉइल को के क्या होगा, 300 नैनोमीटर का होगा। उसी सुपर कॉइल को अगर आप मजीद कॉइल करते जाओगे तो इवेंचुअली आपके पास क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड बन जाएगा 700 नैनोमीटर का। और सुपर कॉइल गिव राइज टू द क्रोमेटिड्स अपॉन फर्दर कॉइलिंग, सही है। इसको मैं जितना कॉइल करना चाहूं, तो ये इतनी बड़ी चीज हमारे साथ कॉम्पैक्ट हो गई है। अब इसको मैं जो है तो आसानी के साथ मूव ऑन कर सकता हूं, सही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब हम जाते हैं फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की तरफ। ये हम ऑलरेडी जो है तो मैं आपको इस लेक्चर के दौरान बता चुका हूं। क्रोमोसोम्स क्या हैं? कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और यही क्रोमोसोम इन जीन्स को अम्मी अब्बू से लेकर बच्चों में ले जाते हैं, और वही जीन डिसाइड कर रहे होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दे कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड फ्रॉम अ पेरेंट सेल टू अ डॉटर सेल। ये क्रोमोसोम का काम है। RNA synthesis, DNA serves as a template for creating RNA through the process of transcription। क्रोमोसोम के अंदर DNA है, उस DNA से हम जो है तो RNA बना रहे होते हैं। न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन, जिस तरह मैंने आपको कहा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है क्रोमोसोम के ऊपर, एंड ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, एंड इट गिव राइज टू द न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग इंटरफेज। दैट वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोम। ज़रा कम्प्लेक्स लेक्चर था और ज़रा जो है तो बड़ा लेक्चर था, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जो है तो मैं आसानी से समझाऊं, एंड आई होप आप लोगों को जो है तो इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।